हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फाइनेंस कमीशन और चैप्टर का नाम है फेडरल फाइनेंस। तो फाइनेंस कमीशन में मैं डिस्कस करूँगा फाइनेंस कमीशन क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और क्रिटिकल इवैल्यूएशन इसकी वर्किंग में क्या है। तो ये सारा का सारा इसको डिस्कस करेंगे, जिस हिसाब से अपने पेपर में अटैम्प्ट करना है उसी हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 280 आर्टिकल के हिसाब से चलें तो जो प्रेसिडेंट है हमारे कंट्री का, वो अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन 5 साल के बाद। हर 5 साल के बाद वो एक नई फाइनेंस कमीशन को जो है अपॉइंट करता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट अ न्यू फाइनेंस कमीशन इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स इफ ही और शी डीम्स इट नेसेसरी। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई अच्छा काम नहीं कर रही फाइनेंस कमीशन, तो वो 5 साल से पहले भी चेंज कर सकता है और रीअपॉइंट कर सकता है कई बंदों को। फाइनेंस कमीशन जनरली presents its recommendations regarding all the allocation of revenue between the center and the state so that there is no discord between the center and the states। तो फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन में पेश करता है कि जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं या पैसा है वो किस हिसाब से सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ताकि उनके बीच में कोई डिस्कॉर्ड या उनके बीच में कोई डिसकनेक्शन ना हो जाए। समझ की बात, तालमेल बिगड़ ना जाए। इसका मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में हमेशा से रिलेशन रखना एक मेन मकसद है फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस कमीशन इज टू assess the financial requirements of the states, to determine the amounts of grants in aid to be given to various states and to strengthen the federal financial system। तो मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंस कमीशन का ये होता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है स्टेट्स की, उनको कितना पैसा ग्रांट किया जाना चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन, उनको मजबूत किया जा सके। अब आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस एक ही हैं क्योंकि मकसद भी वही है और काम भी वही है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है टू डिटरमिन द बेसिस ऑफ फॉर ऑल द एलोकेशन ऑफ फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्सेस विच आर डिविजिबल बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। तो सेंटर और स्टेट के बीच में, मतलब सेंटर के पास जितना भी पैसा आया है उसको किस हिसाब से, फंड को जो पैसा आया है उसको किस हिसाब से डिवाइड करना है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये डिटर्मिन करना कि कितना सेंटर के पास रहेगा और कितना स्टेट्स के पास जाएगा, ये उसका मेन मकसद और मेन काम है। नेक्स्ट, टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द ग्रांट्स ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम द सेंटर। सेंटर को सेंटर कितना ग्रांट करेगा स्टेट्स को, उसके लिए प्रिंसिपल्स बनाना कि कितने पैसे जाने चाहिए, कितना परसेंट जाना चाहिए। समझ के बाद to continue the agreements between the government of India and the states or to recommend changes in them। तो जो भी एग्रीमेंट्स चल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में उनको कंटिन्यू करवाना, और अगर उसमें कोई रिकमेंडेड चेंजेस या कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, उसको चेंज करना। टू कंसिडर एनी अदर फाइनेंशियल मैटर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ऑन बीइंग नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट टू डू सो। अगर प्रेसिडेंट चाहता है कि कोई भी एक मैटर पे, फाइनेंशियल मैटर पे उसको कंसिडर किया जाए, उसको डिस्कस किया जाए, तो वो भी कंसिडर करती है, ये जो फाइनेंस कमीशन है उस मैटर को कंसिडर करती है। जो भी प्रेसिडेंट उनको कहता है, नोटिफाई करता है कि ये प्रॉब्लम पे आप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे आप काम करो, उस प्रॉब्लम पे भी जो फाइनेंस कमीशन है वो काम करती है। मेन ऑब्जेक्टिव of appointment of the finance commission is to keep financial situation between the center and the state governments balanced and to avoid any feeling of ill will between them। तो मेन मकसद फाइनेंस कमीशन का लगाने का ये होता है, अपॉइंट करने का ये होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में बैलेंस बना रहे और आपस में कोई मतलब तलखी ना हो जाए, आपस में कोई प्रॉब्लम्स ना हो जाए, आपस में इल विल की सिचुएशन ना हो जाए। समझ की बात, बैलेंस बना के रखना ही मेन मकसद होता है फाइनेंस कमीशन का। द सक्सेस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड्स अपॉन द सक्सेस ऑफ फाइनेंशियल रीएलोकेशंस। तो बेसिकली फाइनेंशियल रिलेशंस, मैंने रीएलोकेशन बोल गया, तो बेसिकली किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल जो फेडरल जो हमारा सिस्टम है उसको अगर अच्छे से चलाना है तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उनको मजबूत रखना और उनको अच्छे से चलाना बहुत ज़रूरी है। जनरली the state governments feel that the central government is the cause of their weakness, while the central governments feel that the state governments keep on putting maximum pressure on the central exchequer।
तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ये मानती हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है उनकी गरीबी के लिए और उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि वो अच्छे से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रही। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं वो ये मानती हैं कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये सारा का सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का खजाना है वो खाली कर देंगी, क्योंकि मांग मांग के इनका पेट ही नहीं भर रहा। समझ की बात? तो आपस में दोनों एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं। अगर अपोजिशन पार्टीज़ के होंगे तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स एंड प्रॉब्लम्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट रिमेन क्रॉपिंग अप। जो भी इनके डिस्प्यूट्स हैं वो लगातार उठते रहते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स अ रीजनेबल सॉल्यूशन ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो जब भी हम ये जो प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो सेंटर और स्टेट के बीच में, इनको सॉल्व करने के लिए ही जो फाइनेंस कमीशन है उसको लाया गया है। द फाइनेंस कमीशन वाइल कीपिंग एन आई ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स हैज़ टू फाइंड आउट अ वे ऑफ कॉन्सिलिएशन बिटवीन द टू। तो फाइनेंस कमीशन को अपना जो है अच्छे से काम करना पड़ता है ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको रिकॉन्साइल किया जा सके। मतलब उनको मेन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो भी फाइनेंशियल मैटर के लिए डिस्प्यूट्स चल रहा है उसको सॉल्व कराया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ वर्किंग ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की जो वर्किंग है उसके ऊपर अब हम कंक्लूजन देंगे। सिंस इंडिपेंडेंस 15 फाइनेंस कमीशंस हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स। तो आज़ादी से लेकर अब तक 15 फाइनेंस कमीशंस हैं आ चुकी हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स जो है सबमिट करवाई हुई है। दे हैव रिकमेंडेड बेसिस ऑफ शेयरिंग डिविजिबल टैक्सेस एंड ग्रांट्स इन एड टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज़। उन्होंने ये बताया कि कौन कौन से टैक्सेस स्टेट्स को मिलने चाहिए, कौन कौन से ग्रांट स्टेट को मिलनी चाहिए और कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहने चाहिए। दे हैव ऑल्सो रिकमेंडेड फंड्स टू मीट नेचुरल कैलेमिटीज़, कंटिजेंसीज फॉर डेट रिलीफ मेजर्स एट्सेट्रा। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में ये भी बताया हुआ है कि भाई नेचुरल कैलेमिटीज़ को मीट करने के लिए कहाँ से फंड्स आने चाहिए, एमरजेंसी के टाइम पे कहाँ से आएंगे, और डेट रिलीफ के लिए जो कर्जा चढ़ा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, उनके लिए क्या मेजर करने हैं। दे हैव ट्राइड टू मेक बैलेंस बिटवीन द फाइनेंसेस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। तो मेन मुद्दा तो वही है कि सेंटर और स्टेट पे बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। दे हैव ऑल्सो सजेस्टेड वेरियस वेज टू मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है उन्होंने उसकी रिकमेंडेशंस भी दी हैं। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज देयर वर्किंग हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो फिर भी उनकी जो फॉलोइंग ग्राउंड्स पे उनकी बुराइयाँ काफ़ी उनकी की जाती हैं। कौन सी? लैक ऑफ एलोकेशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स के हिसाब से सेंट्रल टैक्सेस को एलोकेट नहीं किया जाता। कैसे? फाइनेंस कमीशंस ऑफ इंडिया हैव नॉट प्रॉपर्ली एलोकेटेड द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंट्रल टैक्सेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स। नीड के हिसाब से एलोकेशन नहीं की जाती। मान लो किसी स्टेट है उसको ज़्यादा नीड है पैसे की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं भेज रहा, कम भेज रहा है, तो ये भी डिस्प्यूट है। समझ की बात? बिसाइड्स द शेयर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इज डिटर्मिन्ड बाय डिफरेंट फार्मूलाज। तो अलग अलग फार्मूलाज हैं कि किस स्टेट को कितना पैसा दिया जाना चाहिए। तो इसमें पार्शलिटी भी आ जाती है कि अगर जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में है वही स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम पार्टी की गवर्नमेंट है तो अच्छा पैसा एलोकेट कर देते हैं, नहीं तो नहीं करते या कम करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट सम स्टेट्स गेट लार्जर शेयर आउट ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस एंड देन देयर नीड वाइल द अदर स्टेट गेट स्मॉलर शेयर। तो कुछ जो स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा शेयर मिल जाता है जो सेंट्रल टैक्सेस का, और कुछ जो स्टेट्स हैं उनको कम शेयर मिलता है। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन टाइप हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है नॉट अ परमानेंट बॉडी। डिफरेंट फाइनेंस कमीशंस गिव डिफरेंट रिकमेंडेशंस। अलग अलग फाइनेंस कमीशंस आती हैं, वो अलग अलग जो है अपनी रिकमेंडेशंस देती हैं। देयर इज़ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन देयर रिकमेंडेशंस। उनकी रिकमेंडेशंस कंसिस्टेंट नहीं है। कोई आती है ऐसे कर लो, दूसरी आती है ऐसे कर लो, तीसरी आती है ऐसे कर लो, तो किस किस की मानेंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वर्किंग ऑफ प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग एंड द फाइनेंस कमीशन। इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, जो कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। While providing funds to state governments, Finance Commission does not take much care of plan priorities. तो प्लान्स के हिसाब से, नीति आयोग के हिसाब से जो रिकमेंडेशंस हैं उनके हिसाब से एलोकेट करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा, जो कि नहीं किया जाता। इवन द ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज़ नॉट मैच्ड विद द ड्यूरेशन ऑफ द प्लान्स की ड्यूरेशंस के हिसाब से नहीं चलते। मान लो प्लान 5 साल के बनाए, क्या पता वो फाइनेंस कमीशन 5 साल तक चले ही ना, उसको चेंज कर दिया जाए।
Next, limited scope. Scope of Finance Commission is limited. It is not supposed to give recommendations on transfer payments ऑन रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट्स। तो बेसिकली इनमें जो है उनकी रिकमेंडेशन नहीं ली जाती ट्रांसफ़र पेमेंट्स पे, जो कि रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र पेमेंट्स आती हैं, उनके लिए उनकी रिकमेंडेशंस नहीं ली जाती। दीज ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर एलोकेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एट इट्स ओन डिस्क्रिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स है अपनी मर्जी के हिसाब से देती हैं और इनकी रिकमेंडेशन उनमें नहीं सुनी जाती। नेक्स्ट आ जाता है इंटरफेरेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहती है। द वर्किंग ऑफ फाइनेंस कमीशन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। देयर इज एक्सेसिव इंटरफेरेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इट्स वर्किंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी। अब आप दिमाग से सोचो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी सुनेगी थोड़ी ना, तो ये कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से रिकमेंडेशंस देगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्टली रिक्वायर्स द फाइनेंस कमीशन टू, रिक्वायर्स नहीं आएगा यहाँ पे, रिक्रूट्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्रूट्स आएगा, रिक्रूट्स the finance commission to assign more funds to find those states which are run by the same political party as in the center and less funds to those states which are run by different political parties than इन द सेंटर। सिंपल वर्ड्स में इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिक्रूट करती है फाइनेंस कमीशन को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये बताती है कि ज़्यादा फंड्स उन स्टेट्स को दिलवाने हैं जो हमारी सेम पार्टी के हैं, जहाँ सेम पार्टी का रूल चल रहा है, और जहाँ पे कोई और पार्टी का रूल चल रहा है वहाँ पे कम पैसे भिजवाने हैं। दिस डिस्क्रिशनरी एलोकेशन ऑफ फंड्स क्रिएट्स डिस्ट्रेस अमंग द स्टेट्स हु गेट लेस फंड्स। तो जिनके पास कम पैसे आए उनको तो स्ट्रेस हो गया ना, उनको तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसी वजह से सेंटर स्टेट गवर्नमेंट में जो सेंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट है वो अराइज होता है। ठीक है, अब सजेशंस क्या हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की वर्किंग को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? पहला पॉइंट, परमानेंट फाइनेंस कमीशन बनाओ। परमानेंट, ये नहीं कि हर तीसरे चौथे दिन चेंज कर दी। ठीक है, फाइनेंस कमीशन शुड बी अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। इट विल हैव मैनी एडवांटेजेस। लाइक अगर परमानेंट होगा तो कई एडवांटेजेस होंगे, जैसे कि इट विल बी पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द रिकमेंडेशंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो सिचुएशन के हिसाब से वो अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है और उसी के ऊपर काम भी किया जा सकता है। इट विल बी पॉसिबल टू इवेल्युएट कॉन्स्टेंटली द पर्टिकुलर डिफिकल्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टैक्स सिस्टम ऑफ द स्टेट। तो ये भी देखा जा सकता है, इवेल्युएट किया जा सकता है कि जो स्टेट है उसके जो स्टेट्स हैं उसके टैक्स का सिस्टम कैसे चल रहा है, कौन कौन सी उसको डिफिकल्टीज फॉलो करनी पड़ रही हैं और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर। देयर विल बी कंटिन्यूटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की जो वर्किंग है उस पर कंटिन्यूटी रहेगी। ये नहीं कि नई फाइनेंस कमीशन आई उसने अपने हिसाब से काम शुरू कर दिया, तीसरी आई उसने अपने हिसाब से काम शुरू कर दिया। It will reduce the scope of central government to make discretionary transfers of states। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर चेक रहेगा कि वो अपनी मनमर्जी से ही जो है पैसे ट्रांसफ़र ना करते रहें उन स्टेट्स को जहाँ पे उनकी खुद की गवर्नमेंट है, जो पार्टी सेंटर में है वही पार्टी स्टेट में भी हुई तो उनको ज़्यादा कर देगी और बाकियों को कम कर देगी। इस पर एक चेक रहेगा। तो सेकेंड मेन सजेशन आ जाती है एनलार्जमेंट ऑफ द परव्यू ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का परव्यू थोड़ा एनलार्ज करना चाहिए। स्कोप ऑफ फाइनेंस कमीशन शुड बी एनलार्ज सो एज टू इंक्लूड इट इन ऑल ट्रांसफ़र पेमेंट्स और रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट्स। तो इसके अंदर जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट्स में वो भी डालनी चाहिए ताकि उन पर भी एक चेक रखा जा सके। इट इम्प्लाइज दैट नो ट्रांसफ़र पेमेंट्स शुड बी मेड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बिना कोई भी ट्रांसफ़र पेमेंट किसी स्टेट्स को नहीं जाएगी। इट विल रिड्यूस द इंटरफेरेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स। इससे क्या होगा, जो इंटरफेरेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट्स में कि ऐसा करो तभी पैसे दूंगी, वैसा है वैसा है, वो चीज़ें कम हो जाएंगी। इट विल ऑल्सो रिड्यूस द सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट इन द स्टेट्स विच आर गवर्नड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज देन सेंटर। तो वो जो स्टेट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं करती, जहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी का रूल है, उसके अंदर भी जो डिस्ट्रस्ट एंड जो सस्पिशन है, जो शक करते हैं या फिर जो कन्फ्लिक्ट है, वो भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है मोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंस कमीशन एंड नीति आयोग। जो नीति आयोग है या जो प्लानिंग कमीशन है और जो फाइनेंस कमीशन है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देयर इज़ अ नीड फॉर मोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंस कमीशन एंड नीति आयोग। Allocation of central assistance among the states for the implementation of plans should be made
विद म्यूचुअल कॉपरेशन ऑफ नीति आयोग एंड फाइनेंस कमीशन। तो बेसिकली आपस में ये दो इंस्टीट्यूशंस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो जो भी प्लान्स या या नीति आयोग जो भी प्लान बनाती है उसके हिसाब से जो है फंड्स को एलोकेट किया जाना चाहिए। द ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन शुड बी मैच्ड विद द पीरियड ऑफ प्लान्स। तो जितने 5-5 साल के प्लान बन रहे हैं अगर, तो फाइनेंस कमीशन का भी टाइम 5-5 साल का ही होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस कमीशन शुड मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ अमंग द स्टेट्स। जो भी स्टेट्स हैं उनके बीच में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको रिड्यूस करवाए कौन? फाइनेंस कमीशन। मतलब जो गरीब स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा एलोकेशन करे फंड्स की। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव फाइनेंस कमीशन शुड ट्रीट ऑल डिविजिबल टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एट्सेट्रा एज अ पार्ट ऑफ वन डिविजिबल पूल एंड द सेम बी एलोकेटेड टू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स। तो जो भी जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सोर्सेज है रेवेन्यू के, उनको इकट्ठा करके एक पूल में रखे और मतलब एक ही पूल बनाए फंड्स का और उसमें में से एलोकेट करे नीडी स्टेट्स को ज़्यादा पैसे। ठीक है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज शुड बी रिड्यूस्ड बाय एलोकेटिंग मोर फंड्स टू बैकवर्ड स्टेट्स। वही वाली बात आ गई दोबारा। अब कंक्लूजन करते हैं। इन शॉर्ट, in order to render Indian federal finance system more strong and useful, it is necessary that the functioning of the finance commissions be made more efficient। तो अगर हम फाइनेंस कमीशन जो है उसको ज़्यादा पावर देते हैं, उसके रिकमेंडेशंस के हिसाब से चलते हैं, उसमें स्टेबिलिटी लेके आते हैं फाइनेंस कमीशंस में, ये नहीं कि हर तीसरे दिन मेंबर चेंज होते रहें, तो ऐसा करते हैं तो सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है वो पहले से बेहतर हो जाएगा और जो इनइक्वालिटीज़ है बिटवीन द स्टेट्स वो ख़त्म हो सकती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट ऑफ शेयरिंग फाइनेंस या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ फेडरल फाइनेंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।